नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन में। मैं हूं एनके सिंह। आज इस 5 मिनट की वीडियो में बेहद उलझे हुए टॉपिक को आज आपके लिए सुलझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। रुधिर वर्ग एक ऐसा टॉपिक जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न दे करके जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए आते हैं सीधे टॉपिक पर। रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आप देंगे लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था। यहां पर आप जरूर याद रखेंगे विलियम हार्वे साहब को। विलियम हार्वे साहब ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था और रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने। याद रख लीजिएगा, ये रुधिर वर्ग का जो विभाजन किया गया है या जो बंटवारा किया गया है या जो निर्धारण किया गया है, उसके पीछे की जो थियरी है, उस थियरी के आधार जो है वो एंटीजन है। एंटीजन के आधार पर ही रुधिर वर्ग का निर्धारण किया गया है। मनुष्य में 4 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इसी वजह से रुधिर वर्ग भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। फिर से मैं बोल रहा हूं, रुधिर वर्ग का निर्धारण जो है एंटीजन के आधार पर किया जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इसी वजह से रुधिर वर्ग भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। ऐसा व्यक्ति जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है उसका रुधिर वर्ग होगा ए। ऐसा व्यक्ति जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है उसका रुधिर वर्ग होगा बी। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं उसका रुधिर वर्ग होगा ए बी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है उसका रुधिर वर्ग होगा ओ। एंटीजन कहां पर उपस्थित है? एंटीजन याद रखना, एंटीजन जो है आरबीसी में पाया जाता है। और इस एंटीजन का एक विपरीत प्रोटीन होता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में उपस्थित होता है। कहां पे उपस्थित होता है? प्लाज्मा में उपस्थित होता है। यहां पे याद रखना, एंटीजन के जस्ट विपरीत एंटीबॉडी होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ए रुधिर वर्ग में यदि ए एंटीजन पाया जाता है तो उसका रुधिर वर्ग क्या होगा, तो आप कहिएगा सर ए का बी होगा, बी का ए होगा, ए बी का कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं का ए बी होगा। ए है एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी। बी है एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए। ए बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? कुछ नहीं। और कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी। यानी कि एंटीजन कहेगा हम पूर्व चलेंगे तो एंटीबॉडी कहेगा हम पश्चिम चलेंगे। ये कहेगा ए तो ये कहेगा बी, ये कहेगा बी तो ये कहेगा ए। कुल मिलाकर विपरीत वाला माहौल है। अब अगर ये बात आपने क्लियर कर लिया है तो आप बड़े ही आसानी से ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है, कौन व्यक्ति किसको रुधिर नहीं दे सकता है। इसके लिए बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पूरा काम तमाम। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? जब ब्लड को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है तो केवल और केवल एक बात का ध्यान देना है, केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है, एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। यानी कि याद रख लीजिएगा, ये व्यक्ति या आप और आपके पटीदार वाला जो सिस्टम है कुछ इसी प्रकार से है, कभी पटेगी नहीं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी साथ नहीं रह सकते हैं। यदि एंटीजन और एंटीबॉडी साथ होंगे तो उनके आरबीसी आपस में चिपक जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु तय है। तो बस करना क्या है, जब भी ब्लड डोनेट होगा, जब भी रुधिर आदान होगा, तो केवल और केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि एंटीजन एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। जहां समान हुआ वहां ब्लड डोनेट नहीं होगा, जहां असमान है वहां पे ब्लड डोनेट होगा। अब देखिए सवाल, देखिए यहां पर जैसे अगर पूछा गया कि ए व्यक्ति किसको किसको रुधिर दे सकता है, तो यहां पे क्या करना है, यहां पे चारों रुधिर वर्ग लिख लीजिए, इसके साथ में एंटीजन लिख दीजिए, यहां पे चारों रुधिर वर्ग लिख दीजिए, इसके साथ में एंटीबॉडी लिख दीजिए। एंटीबॉडी क्यों इसके साथ में एंटीजन आपने लिखा, क्यों इसके साथ में एंटीबॉडी लिखा? क्योंकि अभी मैंने बताया है एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी साथ नहीं रह सकते। तो एक साथ में एंटीजन लिख दीजिए, एक के साथ में एंटीबॉडी लिख दीजिए, ताकि आप यह निर्धारित कर सकें कि एंटीजन एंटीबॉडी कहीं समान तो हो नहीं रहे हैं। यहां पे देखो, ए में ए एंटीजन, ए में बी एंटीजन, यहां एंटीजन ए है, यहां एंटीबॉडी बी है। याद रखना दोनों क्या हैं? दोनों असमान हैं। असमान है तो ब्लड डोनेट हुआ, यानी ए वाला व्यक्ति ए को रुधिर दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से ए में ए एंटीजन, बी में ए एंटीजन एंटीबॉडी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए और ए क्या हो गया? समान हो गया। और समान हो गया तो ब्लड डोनेट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखिए, यहां पे ए है, यहां पे कुछ भी नहीं है, असमान है तो यहां पे ब्लड डोनेट होगा। यहां पे ए है, यहां पे ए भी है, लेकिन ए भी तो है
तो ए क्या हो जाएगा समान, जहां पे समान हुआ वहां पे गलत काटिए, यानी कि ब्लड डोनेट नहीं होगा, और जहां पे असमान होंगे वहां पे ब्लड डोनेट होगा। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए आप शायद कर पाएंगे, बी में बी एंटीजन है और यहाँ पे ए में बी एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी समान हो जाएंगे, गलत काटिए, कभी समान नहीं होने चाहिए। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, समान नहीं है, ब्लड डोनेट होगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, असमान है, यानी कि यहाँ पे ब्लड डोनेट होगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए के साथ में बी उपस्थित है, इस वजह से ब्लड डोनेट नहीं होगा। इसी प्रकार से आप ए बी को भी कर लेंगे, इसी प्रकार से आप ओ को भी कर लेंगे। इस चार्ट की मदद से आप ये पाएंगे कि ओ रुधिर वर्ग जो है वो सबको रुधिर दे सकता है। इसी वजह से ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। और ए बी जो है वह सबसे रुधिर को ग्रहण कर रहा है, इसी वजह से इसको हम सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, तो इस छोटी वीडियो की मदद से मैंने आपको क्लियर किया कि कैसे एक व्यक्ति के शरीर से रुधिर दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।